गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नया चैप्टर है वो है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। और उस चैप्टर को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा जल, यानी कि वाटर, जिसे हम H2O कहते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है, जो कि समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। पृथ्वी तल से नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है। यह सभी जीवधारियों, मतलब कि पेड़ पौधे और प्राणियों जितने भी हैं, उतने सबके लिए जो है क्या होता है, आवश्यक होता है। जितना है हमारे लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उतनी ही हमको जल की भी आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जो है क्या होता है, वाटर होता है। पृथ्वी पर जो वाटर है वो 3 स्टेट में होता है, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। प्रायः किसी पदार्थ का जो ठोस अवस्था में घनत्व मतलब उसकी डेंसिटी, तो सॉलिड फॉर्म में जो उसकी डेंसिटी है वो लिक्विड फॉर्म की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि पदार्थ का जो सॉलिड स्टेट में जो उसका डेंसिटी होता है वो लिक्विड स्टेट में उसकी डेंसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो बर्फ़ होता है, आइस होता है, उसकी डेंसिटी 0.9 ग्राम प्रति ml, और जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम प्रति ml होता है। बर्फ़ का जो डेंसिटी है वो जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। पृथ्वी के शीत क्षेत्रों में नदी एवं झीलों की सतह पर जमी बर्फ़ के नीचे जल रहता है। बर्फ़ ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण नीचे का जो पानी है धीरे धीरे ठंडा होता है। वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है। जल सर्वाधिक पदार्थों को अपने में क्या करता है, पूरा घोल लेता है। इसीलिए इसे सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को अपने में घोल लेता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। आगे हम बात करते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की, मृदु और कठोर जल की, क्योंकि वाटर के 2 टाइप्स होते हैं, मृदु और कठोर। जल में उपस्थित लवण और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं मृदु और कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। मतलब कि जो उसमें लवण उपस्थित होते हैं और साबुन में झाग देने, उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सॉफ्ट वाटर, मृदु जल, जो कि साबुन के साथ जल्दी और आसान अधिक झाग देने वाला होता है। उसे क्या कहते हैं, मृदु जल, यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं। वर्षा का जल और जो औषध जल होता है, यानी डिस्टिल वाटर, ये मृदु जल होता है। कठोर जल, हार्ड वाटर, जो साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला होता है, वो कठोर जल कहलाता है। साबुन ऐसे जल के साथ फटकर थक्का या अवक्षेप बना देता है, क्लॉटिंग करता है, तो इसे क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे सॉफ्ट वाटर, और जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता उसे हार्ड वाटर कहते हैं। अब हार्ड जो है, रीज़न ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की जो है कठोरता का कारण क्या है। तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी लवण के उपस्थित होने पर जल क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हो मृदु होता है, यानी सॉफ्ट होता है। जिसमें सोडियम के लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। साबुन जो होता है वो फैटी एसिड का जो है सोडियम सॉल्ट होता है, जैसे कि सोडियम स्टीरेट, C17H35COONA। ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाता है और शेप बनाता है, जिसे हम दिए गए समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे C17H35COONA प्लस जो मेटल है, जो धातु है, कोई भी धातु जो उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक प्रेसिपिटेट देता है, एक और शेप देता है, और साथ में सोडियम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पे जो M2+ है, Ca2+ या Mg2+ को दर्शाता है, मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम को दर्शाता है। अब तक जल से लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो जाते,
जब तक जल से जो है लवण पूरी तरह से अवक्षेपित नहीं हो जाते तब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती, और इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो कपड़ों के साथ चिपक जाता है, और इस कारण कपड़े जो है क्या होते हैं, डल हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इसे हम जल की कठोरता का कारण कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जल की कठोरता के प्रकार, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अस्थायी कठोरता, जिसे हम टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं, और सेकंड होता है स्थायी कठोरता, जिसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे अस्थायी कठोरता के बारे में कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है। तो अस्थायी जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होती है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो जब जल में पूरी तरह से घुल जाता है तो उसके कारण जो हार्डनेस आती है उसे हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। उबालने पर, यानी जब उसको एकदम उबालते हैं तो उसको उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलेय कार्बोनेट में बदलकर क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। आपने अपने घरों में पानी गर्म करने वाले बर्तन में सफ़ेद कलर का वाइट कलर की जो पपड़ी है वो जमी हुई देखी होगी, यही अविलेय कार्बोनेट की होती है। इसका जो रिएक्शन है ये है कि CaHCO3 ट्वाइस होल ट्वाइस, और जब इसको ये एक्वस फॉर्म में होता है, जब इसको उबालेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, और साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यदि जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण हो तो जल को उबालने पर क्या होगा, ये आप बताइए कि ये सोचिए कि इसमें क्या होगा। क्या आप होने वाली अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर भी दूर किया जा सकता है, जैसे कि इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो अस्थायी कठोरता होती है टेम्परेरी हार्डनेस, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चूने की पानी मिलाकर उसकी निश्चित मात्रा के साथ हम उसको दूर कर सकते हैं। तो CaHCO3 होल ट्वाइस, जब उसको चूना का पानी मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी वाला उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा है स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण के जल में घुले होने के कारण होती है, जिसे उबालने या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि टेम्परेरी में हम चूना मिलाकर या उसको उबालकर दूर कर सकते थे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस में ये दूर नहीं होता है उबालने से या चूने के पानी के द्वारा। इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे ही परमानेंट जो हार्डनेस होता है वो दूर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि स्थायी कठोरता क्या होता है। अभी हम देखते हैं पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल। पीने का जो जल है स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और रोगाणु रहित होना चाहिए। कलरलेस होता है, इसमें ऑर्डरलेस होता है और एकदम क्लीन होना चाहिए। इसमें शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए आवश्यक विलेय लवण की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए, जो कि हमारे शरीर में घुला रहता है वैसी वाली जो इसकी मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल शुद्धिकरण जो मशीन होते हैं उसमें आवश्यकता अनुसार फिटकरी, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन मिलाकर या पराबैंगनी किरणों आदि से हमको क्या करना चाहिए, उसको फिल्ट्रेट करना चाहिए। प्रायोगिक कार्यों में मतलब प्रैक्टिकल वगैरह में, गाड़ियों की बैटरी में, मेडिकल फील्ड में डिस्टिल वाटर का यूज़ किया जाता है, जिसे कि आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। जो डिस्टिल वाटर होता है उसे अपने विद्यालय की प्रयोगशालाओं के लिए जो लेबोरेटरी होते हैं उसके लिए भी डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है। तो लैब में क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। जल का उपयोग यूजेस क्या क्या है। जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, मतलब कि किसी चीज़ को घोलने में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जल को यूनिवर्सल जो है सॉल्वेंट कहा जाता है, वो हर चीज़ को अपने में घोल लेता है, इसीलिए इसका यूज़ सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है।
कृषि फील्ड में जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिंचाई वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जल का उपयोग बहुत से इंडस्ट्री में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। जैसे कि अगर मेनली हम देखें तो वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग, खनन मतलब जो मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए किया जाता है। कपड़े धोने, साफ सफाई के लिए जल का यूज़ किया जाता है। पानी की जल की जो विशिष्ट उष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि में होता है। तो इस प्रकार से जल के यूजेस हैं। जल का प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल के बहुत से यूज़ हैं। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जल का यूज़ करते हैं। लेकिन जल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जल के उपरोक्त उपयोग के कारण उसमें कुछ अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण भी जल के गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तब ऐसा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसमें जल के उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है और कुछ ऐसी उसमें पदार्थ मिला दिए जाते हैं या मिल जाते हैं जिसके कारण वो यूज़ के लायक नहीं होता है। तो जल प्रदूषण के अन्य कारणों से भी आप परिचित हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके क्षेत्र में जल को प्रदूषित करने वाले जो कारक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाए। जो जल यानी वाटर का जो फिल्टर होता है उसके लिए जो मशीन होता है उसको लगाना कंपलसरी किया जाए। सेकंड होता है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जो जल एवं मलवाहित जल को उपचारित करके ही नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। मतलब कि जो हम घर से जो हमारे निकलने वाला जो जल होता है, जो यूज़ करते हैं, और जो वेस्ट जो जल होता है उसको हमको साफ करके ही नदी नालों में प्रवाहित करना चाहिए। अगला है हानिकारक कीटनाशकों का नियंत्रित उपयोग किया जाए। इनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो हम लोग कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं खेतों में जो कि हानिकारक होते हैं उसको हमको कंट्रोल करना चाहिए या फिर उसके यूज़ पर ही बैन लगा दिया जाना चाहिए। मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री इत्यादि का विसर्जन, शवों का नदी में बहाना, मृत व्यक्तियों की राख अस्थि का विसर्जन, इन सब से जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इन जो एक्टिविटीज़ है, ये जो क्रियाकलाप हैं, इस पर हमको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए ताकि हमारा जो जल है, जो वाटर है वो प्रदूषित ना हो। तो इस प्रकार से हम इसे जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। तो ये तो था जल का इंट्रोडक्शन जो आज हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।